हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज एंड कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेज में और बहुत दिन हम लोगों ने 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले हो सकता है, एक दो सेट हमारे यहाँ जो प्रथम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी उसके अंतर्गत हमने एक सेट साथ 2 सेट साथ सॉल्व करवाया था, जिसका एनालिसिस हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जो लास्ट शिफ्ट थी 9th 10th 11th 12th की जो लास्ट शिफ्ट थी, पेपर कोड जिसका है 593। कितना पेपर कोड है बताइए? 593 पेपर कोड जो है, इसका हम लोग आज एनालिसिस कराने जा रहे हैं। और जिन भी बच्चों का इसमें रहा होगा एग्जाम, वो अपना यहाँ से मिला करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम देर ना करते हुए ज़्यादा आपकी हम लोग क्लास पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग पहले देखिए, पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैथमेटिक्स का जो 20 क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। कह रहे हैं एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है और कह रहे हैं इसका योगफल जो है वो 7 है। तो कह रहे हैं एक संख्या x है और उनका एक संख्या y, उनका जो योगफल वो कितना दिया है आपका? 7 दिया है। इसका योगफल 7 है। कह रहे हैं इसका वर्गांतर 8 है। वर्गांतर का मतलब होता है इसके वर्गों का अंतर, यानी यक्स का वर्ग करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके वर्गों का जो अंतर दिया है वो दिया है आपका 8। तो यहाँ से एक फार्मूला आप जानते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 8। अब अगर आप ध्यान देखें तो कह रहे हैं उनका अंतर ज्ञात करना है। तो x माइनस वाई बराबर, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो x माइनस वाई इक्वल टू 8/x प्लस वाई। और अगर समीकरण 1 से हम यहाँ मान रख देंगे तो x माइनस वाई का मान निकल के आपका आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 7 है। तो 8/7, जिन बच्चों ने 8/7 किया होगा बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैं देख रहा हूँ कि पहला ऑप्शन ही है 8/7, तो ये आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो यहीं पर हम लोग आपके सामने ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते दो संख्याओं का गुणनफल 56 है। कितना है? क्या दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 56 है और उनका अंतर है 1। कितना अंतर है? 1 है। दोनों संख्याओं का वर्गांतर क्या? देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है। अगर 56 है, क्या दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 56 है, तो चलिए हम लोग करके थोड़ा सा देखते हैं इसका गुणनफल करते हैं। 56 किन संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं 8 × 7। 8 × 7 यानी 8 × 56 होगा। और 8 × 56 में अगर आप इन दोनों का अंतर देखेंगे, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना अंतर है भैया? 1 का अंतर। देखिए सवाल में कर उनका अंतर 1 है, दोनों संख्याओं का वर्गांतर निकालना है। तो अगर इनका अंतर 1, तो हम समझ गए कि एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 7 है। अब इसका वर्गांतर अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का 49 होता है। तो आप घटाएंगे, 14 में से 5 जाए 9 जाएगा तो 5, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, तो 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, कह रहे वृत्त के संदर्भ में निम्न विकल्प में दिए गए, कह रहे गलत विकल्प चुनिए। कह रहे जो व्यास है, कह रहे व्यास के वृत्त के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो कह रहे भैया, कह रहा सवाल, कह रहे व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सही बात है। कह रहे जो व्यास है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। तो यह सवाल पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए, आधा वृत्त है, अगर इसके अंदर हम कोई यहाँ पर कोई त्रिभुज बना ले, इस तरह से अगर कोई कोण बनेगा तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो समकोण बनेगा। तो बिल्कुल आंसर सही है। कह रहे व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए, हम लोगों ने व्यास यहाँ बनाया है तो पक्का पूरे त्रिभुज को 2 भाग में बांट रहा है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब 3 ऑप्शन सही हो गए हैं तो चौथा में आप गलत हो जाएगा। कह रहे वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को जीवा नहीं कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक घनाभाकार डिब्बों का आयतन, चौथा नंबर सवाल, एक घनाभाकार डिब्बों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं 12 सेंटीमीटर है। तो एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन निकालना। अच्छा, इसकी बीमा दिया है। घनाभाकार, अगर घनाकार है तो घनाकार की देखो घन जो होती है उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब कह लेते हैं जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? ए मान लेते हैं। और कह रहे हैं ए का मान दिया है 12। आयतन निकालना भैया, आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन होता है 1 का क्यूब, ए माने 12 का क्यूब। 12 का क्यूब मतलब 1728। अब 1728 जहाँ ऑप्शन में सही है, देखो 2 जगह है। अब एरिया तो स्क्वायर में होता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका बिल्कुल पहला आंसर सही है, कोई समस्या नहीं है।
अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट सवाल नंबर आपका 5वां सवाल आ जाइए। कह रहे 8 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो 8 घंटा टोटल तो भैया 24 घंटे होते हैं दिन में, और उसमें कह रहे 8, अगर 8 घंटा लेंगे और नीचे कितना रहेगा 24, तो 24 में से अगर 8 घंटा लेंगे तो कह रहे कितना परसेंट है भैया? तो 100 से गुणा कर दीजिए। 8 का नाम 8, 8 3 24, 100/3। 100/3 का मतलब जब आप भाग देंगे, इसको जब भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3, या इसी को लिख सकते हैं 33.3। क्या लिख सकते हैं? 33.3। 33.3 ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा आंसर सही है आपका। हाँ, हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो चलिए, तो ये आपका हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया है? ये आपका सवाल हो गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हम लोग। कह रहे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। कह रहे 10 सेकंड में उसकी दूरी बतानी। क्या बतानी है? कह रहे भैया दूरी बतानी है। दूरी बतानी भैया। कह रहे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय, आप जानते हैं। तो दूरी हमको बतानी है, तो पहले तो चाल देख लेते हैं। देखिए जो चाल दिया है, चाल देखिए है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 108 है, और इसको 5/18 से गुणा कर लीजिए तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। गुणा कर लीजिए 18 छक्का 1 6 5 30, ये 30 हो गया मीटर पर सेकंड। अब आप रख दीजिए दूरी बराबर चाल कितनी भैया? 30, समय कितना है 10, तो मिला जुला के आंसर आएगा 300 मीटर। 300 मीटर कहीं आंसर दिख रहा है? हाँ, 300 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते चलिए, एक और सवाल। एक सवाल देखिए बेहतरीन है। कह रहा 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो कह रहे हेड आने की प्रायिकता। हेड आने का मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों पर हेड आए। तो जब 2 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो आप क्या क्या बनेगा बताइए? कहेंगे दोनों हेड बनेगा, या तो दोनों टेल बनेगा, या पहला हेड बनेगा, पहला हेड दूसरा टेल बनेगा। फिर कह रहे हैं कि दोनों पर हेड आए, तो टोटल बताओ कितनी है? टोटल तो कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अगर हम बात करें, 4 आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4, यहाँ पर 4 लिखता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4 कितना है? या हेड की बात करते हैं, दोनों पर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी। तो कितनी बार है? टोटल एक बार, हमारे फेवर में केवल एक बार आएगा। टोटल कितनी संख्या है? 4, तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर है। तो कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, 1/4 आपका राइट आंसर है। चलिए, इस हिसाब से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये आपका बोडमास का नियम पर आधारित है। बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे कक्षा 7-8 में, तो बोडमास के नियम पर आधारित है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर आपका मैच नहीं करेगा। इसका डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी आंसर आएगा। करें द्विघात समीकरण x² + 12x + 32 के विविक्तिकर यानी डी की प्रकृति कैसी होगी? तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या सवाल बताइए? x² + 12x और + 32 कह रहे हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट डी की बात करते हैं। आप डी आप जानते हैं b² - 4ac होता है ना। तो अगर तुलना करेंगे यहाँ से b का मान कितना आएगा बताओ? अगर a की बात करेंगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 12 है, और c बराबर कितना बताइए? c बराबर, और c का मान 32 है भैया, c का मान 32 है। निकाल लीजिए थोड़ा सा। b का बात करेंगे तो 12 में 144 -4 गुणे 1 की बात करेंगे तो 1, और c का बात करेंगे तो 32। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसी को। 144 माइनस 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128। सॉल्व कर लीजिए। 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 3 में से जाएगा 16 आ रहा भैया। 16 बताओ पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो भैया रियल आता है। क्या आता है? रियल। पॉजिटिव है तो रियल आएगा। तो इसकी बात हम कर लेते हैं। कह रहे वास्तविक भैया कैसी है? वास्तविक प्रकृति है। कह रहे किसी समकोण, ये रियल नंबर है। कह रहे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो, ये बहुत सिंपल सी बात है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय है। कह रहे किसी ग्रामों पर आ जाइए। कह रहे यदि किसी वस्तु पर 10% की हानि हो और क्रय मूल्य 600 हो तो विक्रय मूल्य बताइए। चलिए भैया क्या पूछ रहे हैं? हानि परसेंट दिए। क्या दिए हैं? हानि परसेंट दिए। तो आप जानते हैं एक फार्मूला है, हानि परसेंट बराबर होता है, बचपन से बच्चे पढ़ रहे हैं। हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100।
ये फार्मूला होता है। हालांकि ये सवाल में देखते हैं क्या दिया है, किसी वस्तु पर 10% की हानि दे रहे हैं, क्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य कितना दिया, क्रय मूल्य दिया है, हानि परसेंट भी दिया है, हानि बटा तो हानि अगर हम निकाल लेंगे यहाँ से तो हानि निकाल लीजिए। हानि परसेंट तो दिया है आपका, कितना दिया है, हानि कितना दिया है, हानि परसेंट दिया है आपका, हाँ 10% दिया है, तो ये आपका 10% हो गया। हानि नहीं पता है हमको, हानि नहीं पता है, क्रय मूल्य पता भैया 600 100 काट लीजिए, कट गया। तो अब इधर कर लीजिए, तो हानि आपका कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं रखना है क्या यार, सेलेक्ट कर लेते हैं एक मिनट इरेज, हाँ अब करिए। तो 10 छक्के 60 हो जाएगा, 60। हानि कै रुपये को हो रही है भैया, 60 रुपये की हानि हो रही है। तो जब हानि होती है तो क्या होता है बताइए, हानि बराबर होता है, हानि जब ज़्यादा, हानि कब होती है, जब सामान कम में बेचें और क्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना, इसको इधर कर लीजिए, तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा ये सीपी कितना भैया 600, और हानि कितनी हुई है आपकी 60 रुपये की हानि हुई है, घटा लीजिए तो इसका आंसर आएगा 540 आंसर आएगा। 540 अगर कहीं आंसर में है तो आपका सही आंसर है। हालांकि इसको और कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे इसी को जानते हैं इसीलिए इसी मेथड पे लगाया गया है। अपना आंसर आप मैच करा लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ एक और सवाल, गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ रुक जाइए एक मिनट जस्ट ठीक। हाँ ठीक, चलिए कितना सवाल हो गया है। कह रहे हैं कि यदि किसी, अच्छा दो रेखाएं समांतर है तो उनके ढाल बताइए। चलिए कह रहे हैं दो रेखाएं जब समांतर होती है तो उनके ढाल भैया बराबर होते हैं। ये m1 बराबर m2 होता है, पढ़े होंगे आप लोग, m1 बराबर m2 ये बराबर होते हैं। साधारण बीजगणित में चर को दर्शाता है, बताइए चर को, अगर साधारण बीजगणित की बात करेंगे तो चर और अचर दो संख्याएं होती है। चर को हम लोग किसे दर्शाते हैं, चर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और चर जो होता है वो क्या होता है बताइए। चर को हम लोग किसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से लिखते हैं, छोटे लेटर लिखते हैं या अक्षर से डिनोट करते हैं, चिन्ह से नहीं, संख्या से भी नहीं करते, भिन्न से भी नहीं, अक्षर से करते हैं। 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चलिए करें 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या, चलिए पहले हम लोग अब डायरेक्टली बाई फार्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। करें 1000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चलिए ए बराबर आप पढ़े होंगे फार्मूला P1 + R/100 पावर n। तो P बराबर हमारा कितना दिया बताइए, P बराबर 1000 भैया, 1000। 1 + R का मान कितना है 4, 4/100 कितना साल की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। घटा लीजिए, ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1000 है, 1000 गुणे 25 का नाम 25 और एक 26/25 और ये हो गया 26/25। घटा लीजिए तो काट लीजिए, 25 चौके 100, 40, 5 का नाम 5, 5 25 और 5 8 40, 26 8 गुणे 26 आम होता है 676 भागे 5। काट लीजिए इसको, 8 6 48, 8 7 56 4 60 और 8 6 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54 होता है भागे 5। इसको काट लीजिए आप लोग, 5 का नाम 5 और 0, 5 8 40 और 5 का नाम 5 पॉइंट 5 6 30, ये हो गया आपका। तो ये आपका हो गया ए क्या हो गया भैया आपका ए हो गया, क्या हो गया ए। अब निकाल लीजिए CI बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। आप जानते हैं मिश्र धन कितना है भैया, मिश्र धन है आपका कितना निकल गया है 1081.6 माइनस मूलधन कितना है 1000। इसको घटाएंगे तो 81.6 आएगा। कहीं 81.6 आंसर है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इस तरीके से, हालांकि हम लोग सॉल्व कराने के लिए और भी तरीका जानते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे इस तरीके को जानते हैं इसलिए हम उसी तरीके से सॉल्व करा रहे हैं जो मेथड आपको बेटर लगे।
चलिए फिलहाल किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कितना बढ़ा रहे हैं भैया? 40% बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। बताइए आर कै बार है भैया? आर 2 बार है। त्रिज्या कितना बढ़ा रहे हैं? 40% बढ़ा रहे हैं। यानी अगर पहले 100% थी तो कितना हो गई? 140। दोबारा फिर त्रिज्या 2 बार लेना है ना, फिर बढ़ाइए तो 140। काट लीजिए भैया, काट लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 20 25 100, 20 7 140, 20 25 100, 20 7 140। थोड़ा काट लीजिए इसको, 5 25 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 7 7 49। कितना कह रहे, कितना परिवर्तन बताइए, कितना बढ़ गया है? तो 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और बच्चा कितना है? 4, 4 में से 2 जाएगा 2। 24/25 गुणे 100। कितना बढ़ गया भैया? 24। किस पर? 25 पर। 25 का नाम 25 चौके 100, 24 चौके 96 भैया, 96% इज द राइट आंसर। कहाँ लिखा है? हाँ 96 आपका करेक्ट आंसर है। 16वां पे आ जाइए, 16वां सवाल पे आप आइए। 16वां सवाल कह रहे हैं 0.00। अच्छा, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालिए, बड़ा सिंपल। बताओ 216 किसका क्यूब होता है? 216 जो है वो 6 का क्यूब है। किसका भैया? 6 का क्यूब। क्या गिनती है भैया? क्या गिनती इसमें देखिए, 6 गिनती है ना, 6। 1 2 3 4 5 6। तो उसका भाग कर दीजिए, 3 से अगर भाग करेंगे तो 0.06 यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि इसके 3 बार क्यूब करेंगे 10 लोग 6 अंक पे बच जाएगा। कहने इसका माध्यक बताइए भैया, मीडियन बताना है। कितना मीडियन है बताओ? मीडियन बताना है। मीडियन बताने के लिए सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में लिख लीजिए। सबसे छोटी वैल्यू बताइए 29, सबसे छोटी वैल्यू है 29। 29 के बाद भैया 33, फिर कितना है? 41, फिर कितना है? 47, फिर कितना है? 69। तो मीडियन का मतलब मध्य में जो आए, तो बीच कौन आ रही है? 41 आ रही है। तो 41 बहुत सिंपल सा आंसर है, 41 आपका राइट आंसर। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है भैया? बहुत सिंपल सवाल है। कह रहे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है? तो त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ 180 से होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है भैया? रैखिक का मतलब लीनियर, लीनियर मतलब घात 1 होती है। बहुत सिंपल सवाल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम बताइए। देखिए, दो, अगर कोई भी दो संख्याएं हो, देखिए जैसे दो सहभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो दो सहभाज्य संख्या हम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक 2 है और एक 3। देखिए दोनों सहभाज्य संख्या है, कोई समस्या नहीं है। अगर इसको नहीं लेना चाहते तो कुछ और भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका अगर दो अभाज्य संख्या हम लोग ले सहभाज्य संख्याएं, तो इनका एचसीएफ कितना भैया? एचसीएफ है इसका 1। तो अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या होता है भैया? एचसीएफ अगर आप ये आपका दिया है तो इसका एक फार्मूला आप जानते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आप एलसीएम अगर यहाँ से निकालेंगे तो बताइए क्या आ रही है? 2/6/1। यानी जो बड़ी संख्या 2/6, यानी इसका 6 आंसर आ रहा है। यानी 6 कैसे आएगा? इन्हीं दोनों का गुणा करते तो वही आंसर आएगा, क्योंकि मासा से कोई मतलब नहीं लेगा। तो अगर आप दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ 1 है, तो जब गुणा करेंगे तो वही जो आंसर आएगा वही बड़ा वाला आएगा। तो ये आपका 2/6, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो अगर आप उसका एचसीएफ देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 117। उनका गुणा कर देंगे 117 आपका आंसर आएगा फाइनल। ये आपका बड़ा वाला आंसर आएगा, बड़ा आपका राइट आंसर आएगा। आइए हिंदी की बात करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन कराए हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं, तो हिंदी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदी के लिए सर हमारे हैं। हाँ, हिंदी के लिए हमसे जुड़ रहे हैं सर हमारे, तो आएंगे और आगे हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। आइए सर। हाँ आइए सर। तो हिंदी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संस्था के बहुत बेहतरीन हिंदी के ज़बरदस्त माने जाने वाले हमारे आनंद सर। तो जुड़ रहे हैं हिंदी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लीजिए और हिंदी के क्वेश्चन कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सर। आप सभी का इस विश्लेषण में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आनंद सर। इस विश्लेषण में प्रमोद सर ने आपको 20 क्वेश्चन आपको आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए थे। तो आइए हिंदी की हम बात करते हैं, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
21वें क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, इसमें पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसमें क्या पूछा है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो पृथ्वी के हम पर्यायवाची की बात करते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर, वसुधा है। वसुधा की हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी। नीर का मतलब जल हो जाएगा, अनल मतलब हवा की बात की जाए, अंबर मतलब आकाश की बात की जा रही है। तो इनका कहीं दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, इनका कहीं दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं। सही होगा पृथ्वी का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा। तो 21वें का जो राइट आंसर है बी वसुधा है। तो आइए 22वें की बात करते हैं। 22वें में क्या पूछा गया? कमायनी किस काव्य विधा की रचना है? 22वें में पूछा जा रहा है कमायनी किस काव्य विधा की रचना है। तो यदि हम कमायनी की बात करते हैं, ये जो कमायनी है, कमायनी ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। ये जयशंकर प्रसाद की क्या है? कृति रचना है। और ये महाकाव्य है, महाकाव्य। आप लोगों ने कक्षा 12 में पढ़ा होगा महाकाव्य। जो जयशंकर प्रसाद कृति महाकाव्य है, जिन्होंने श्रद्धा मनु के बहुत विधवत, बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें हम कमायनी की हम बात करें तो एक तो कहा गया कमायनी किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर खंड काव्य दिया गया है और गीति काव्य दिया गया है, मुक्तक काव्य दिया गया। जो सही आंसर होगा, जो राइट आंसर बी रहेगा, महाकाव्य। महाकाव्य होता क्या है, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। महाकाव्य में क्या विस्तृत वर्णन होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पात्र का जब वर्णन किया जाएगा, शुरू से लेकर अंत अर्थात जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन किया जाएगा। जैसे महाभारत की बात आप देख लीजिए, महाभारत की बात यदि हम करेंगे, उसमें एक एक पात्रों का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। जो एक खंड काव्य होता है, महाकाव्य का ही एक अंश होता है, ये बात याद रहे। इसलिए जो राइट आंसर बी रहेगा, महाकाव्य रहेगा। और 23वें की बात करते हैं। 23वें क्वेश्चन की हम बात करें, जो छत्रज्ञा जो हम बात करते हैं, इसमें से एक बार पहले बता देना चाहता हूं मैं, संयुक्त व्यंजन की बात बता देना चाहता हूं। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसमें जो पहला आपका होता है छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ठीक है। ये आपके 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन है। तो उसमें पूछा भी है छ किस प्रकार का व्यंजन है, इसमें दिया वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उस व्यंजन। जो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? संयुक्त व्यंजन। क्योंकि वर्गीय व्यंजन ये नहीं, वर्गीय व्यंजन जो आपका होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहिए, स्पर्श व्यंजन कहिए या वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहां से लेकर? का वर्ग से लेकर जो आपका होता है पा, क च ट त पा, ये जो 5 वर्ग होते हैं उन्हीं को हम लोग वर्गीय व्यंजन या जिनकी संख्या 25 होती है। और संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो आपका होता है, य र ल व होता है। ऊष्म व्यंजन जो होता है, तालव्य सा होता है, मूर्धन्य सा होता है, दंत सा होता है, व्यंजन होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या? संयुक्त व्यंजन। आइए 24वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौबीसवें क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बताया अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा आपका? देखिए जा भी आपका नहीं है, का भी आपका नहीं है, टा भी नहीं आपका है, क्या है आपका? वाह है। अंतस्थ आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका क्या सही आंसर रहेगा। आइए 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वें में कहा गया सदैव सद में कौन सी संधि है? एक बात बता देना चाहता हूं यहां पर इस विश्लेषण में, जो संधि की बात जब की जा रही है, ठीक, अब देखिए संधि पहचान करने की बहुत ही आसान ट्रिक होती है। इसमें पूछा सदैव शब्द में कौन सी संधि है। देखिए जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला क्या दीर्घ की बात करते हैं, थोड़ा बता देना, दीर्घ की बात करते हैं, और गुण की बात करते हैं, और वृद्धि संधि की बात करते हैं, यड़ की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? आयादी की बात करते हैं। देखिए दीर्घ संधि होगी कहां? जब भी कोई शब्द दिया जाए तो शब्द के सेंटर में, मध्य में पकड़ने का प्रयास करिए। क्या पकड़ने का प्रयास करिए दीर्घ में? या तो बड़ा आ आएगा, या तो बड़ी ई आएगी, या तो बड़ा उ आएगा, या तो री आएगी। दीर्घ यही 4 आएंगे सेंटर में, मध्य में। और गुण में क्या आएगा? गुण में एक खूंटी पकड़िए। क्या? एक खूंटी पकड़िएगा। एक खूंटी करने का तात्पर्य एक की मात्रा, या तो ओ की मात्रा, या तो आर आएगा भाव में। ठीक, गुण में एक खूंटी होगी, और वृद्धि में क्या होगा? 2 खूंटी होगी।
एक खूंटी कहने का तात्पर्य या तो ए की मान या ए होगा, या तो ओ होगा, या तो क्या होगा, आर होगा। एक कंडीशन। वृद्ध में दो खूंटी आती है, या तो ऐ औ ठीक, ये दो खूंटी। और यड़ में क्या होगा, या र ला औ, इनके साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द लगा रहेगा। आया क्या होगा, मैक्सिमम ज्यादातर केस में देखेंगे तीन ही शब्द आपको मिलेंगे, तीन ही शब्द मिलेंगे। या तो भाव आपको क्या देंगे, या तो अन देंगे, या तो औ देंगे, या तो अ देंगे, या तो अवि देंगे। इसी तरह के भाव देते हैं आयादी संधि में। तो इसमें पूछा क्या है, सदैव सद में कौन सी संधि है। यण की बात हमने कहा, या रा ला वा की बात की, उसके साथ कोई अधूरा शब्द लगा रहेगा। गुण में एक खूंटी आएगी, तो यहां पर दो खूंटी है। व्यंजन संधि तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि व्यंजन संधि अलग होती है। ठीक है, तो ये जो वृद्ध संधि है, वृद्ध संधि में दो खूंटी की बात की जाएगा हमेशा भी, जहां भी सेंटर में आएगा मध्य में दो खूंटी, यानी कि या तो अ की मात्रा या तो औ की मात्रा ही दिखाई देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए जो 25वें का जो राइट ऑप्शन है सही है आपका ए है, वृद्ध संधि। ठीक, आइए 26वें की हम बात करते हैं। नैन शब्द का संधि विच्छेद है, अभी मैंने बताया आयादी संधि में मैक्सिमम तीन शब्द। और एक बात याद रख लीजिए, तीन शब्द देने का तात्पर्य या तो बीच में या आएगा, या तो वा आएगा, और ये भाव क्या देते हैं, अ आओ अवि अन, इस तरह के भाव देते हैं। तो पूछा है नयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो देखिए ना धन यन दिया है, नय धन ना दिया है, ने धन अन, और डी वाला नय धन अन। इसमें से जो पहला ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बता रहा हूं। सी वाला ए भी आपका नहीं होगा, डी वाला भी ऑप्शन है, जो राइट आंसर सही आपका है बी, ने धन अन। क्यों ने धन अन होगा, देखिए जब आप लोग वर्ड विच्छेद जानते होंगे अच्छे से, आप लोग वर्ड विच्छेद जानते होंगे, जो ने धन अन दिया है ना, जब इसका वर्ड विच्छेद करेंगे, इसमें जब हलन निकालेंगे, स्वर को निकालेंगे बाहर, तो निकलेगा क्या, ए, और उसके बाद प्लस आपका क्या है आ, और धन क्या हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए इनमें से जब मैं ए धन आ इन दोनों का योग कराऊंगा, मिलेगा। अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड की यदि हम बात करें, ना व्यंजन है, उसका स्वर जो ए लगा है, उसमें से जो इसको निकालेंगे ए निकलेगा। द्वितीय शब्द के प्रारंभिक में देखिए आ है, आ को बाहर निकालेंगे तो ए धन आ मिलकर क्या बनता है आपका, या बनता है। क्या बनता है, या बनता है। अब यहां पर बच्चा क्या है, यहां पर आपका बच्चा है आधा ना, ठीक, ना बच्चा है यहां पर आपका, सॉरी, और इसके बाद या आपका सेंटर में आ जाएगा, ना आपका यहां पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैन हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर नैन में क्या है, ने धन अन, इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक, 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। और 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वें क्वेश्चन में क्या रहेगा, चलिए 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वें क्वेश्चन में क्या रहेगा, इसमें जो दिया है, पूछा इसमें शोभा कुल में कौन सा समास है, शोभा कुल में कौन सा समास है। ऑप्शन में आपका है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब देखिए शोभा कुल की बात, समास यदि हम बात करें, इसमें दो पद की बात की जाती है, एक पूर्व पद की बात की जाती है। जब हम शोभा कुल को तोड़ेंगे ना, एक क्या हो जाएगा शोभा, और धन क्या हो जाएगा कुल। एक पूर्व पद है और एक क्या है उत्तर पद है। ठीक, तो इसमें पूछा शोभा कुल में कौन सा समास है। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे ना, शोभा से युक्त क्या करेंगे, शोभा से युक्त करेंगे, शोभा से युक्त या शोभेमान से युक्त, इसका अर्थ निकलेगा। तो शोभा कुल में हम समास की बात करते हैं, इसमें क्या जाए तत्पुरुष। एक बात और ध्यान सुनिए, जो शोभा कुल में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, तो आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़ा होगा, आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़ा होगा। तो कारक चिन्ह के अनुसार कभी कभी भी तत्पुरुष समास ना देखा, तत्पुरुष समास का भेद दे देता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से आया ना, जब इसका समास, ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपका क्या दिया है, तत्पुरुष समास दिया है ना, तो आपका तत्पुरुष जब समास दिया तो राइट ऑप्शन क्या आ जाए तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास की बात ही नहीं करेंगे, बहुब्रीहि समास की बात ही नहीं करेंगे, समास की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर क्या ऑप्शन आपको कौन सा सही रहेगा, ए वाला क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 27वें का जो राइट ऑप्शन ए रहेगा तत्पुरुष समास। आइए बात करते हैं 28वें की बात करते हैं। 28वें पूछा अनुकूल का विलोम शब्द है।
अनुकूल का विलोम शब्द है। ठीक है, अनुकूल के विलोम शब्द की बात करते हैं, विकल्प नहीं, अनिच्छुक नहीं, निर्भर नहीं, तो जो राइट ऑप्शन सी है प्रतिकूल होता है। विलोम से तो बहुत आसान है, अनुकूल का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ठीक, 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वें क्या मुहावरा आपका है, खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। बहुत सही है, क्या है, खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें क्या दिया, लाल पीला होना, अरे भैया तो गुस्से की बात होती है। प्रसन्न होना, ये बात सही है। खिल उठना मुहावरे का अर्थ प्रसन्न होना, विफल होना, दुखी होना। इसमें से ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी। प्रसन्न होना खिल उठने मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, क्या, खिल उठना। तो ये 29वें का। अब 30वें क्वेश्चन की बात करते, देखिए फिर संधि की बात फिर दिया, सदैव सद में कौन सी संधि है। अब भैया पकड़िए खूटी, एक खूटी गुण संधि, दुई खूटी वृद्ध संधि। तो कई खूटी है सदैव में, दुई खूटी है, दुई खूटी तो वृद्ध संधि लगाइएगा ना, कुछ मत देखिए, दुई खूटी है तो वृद्ध संधि डायरेक्ट। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के। बाकी जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं, क्रम वाइज जो हमारे अध्यापक वो आपको आकर बता रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सबको। जैसा कि हमारे आनंद सर अभी आपको हिंदी के विश्लेषण को बता के गए हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताए हैं। ठीक, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। जो रीजनिंग के 10 प्रश्न है उसके जो सही उत्तर है वो क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से आपका स्टार्टिंग है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, शायद नहीं होगा। ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 32 है यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक, 31 से स्टार्टिंग है। 31 से आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग है, बोल रहा है कि यदि सभी ए बी और सभी बी सी हैं तो निम्न से होगा। इसी के देखा, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, सिलोनिम्स का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में इनकरेक्ट है। देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। देखिए, बोला है कि सभी ए हैं, जो क्या हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, वो बी हैं। ठीक, ये हो गया। और सभी बी क्या हैं, वो सी है। इस तरह से बनेगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं, कथन में दिए जाते हैं। यहाँ पे कथन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसके वाले हैं। हमें एक और ऑप्शन देना चाहिए, रहना चाहिए कि हाँ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ठीक, वो मिस करेक्ट हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी ए है। क्या सभी सी ए हो सकते हैं, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी और ए का कोई संबंध ही नहीं है। सी ए है, ए भी गलत है। जब सभी नहीं हो सकते तो कुछ भी नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया। ठीक, सभी ए क्या है, सभी ए क्या है, वो सी है।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कुछ मिरर आ गया था। अब देखते हैं इसको फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी ए जो हैं वो क्या है, बी है। सभी ए क्या है, बी है। और क्या बोला, सभी बी हैं जो क्या है वो सी है। वो क्या है, सी है। सभी को ले लिए। अब ऑप्शन देखिए आपका, बोला है कि सभी सी ए हैं। क्या सभी सी ए हैं? तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या बोला है कि कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। अगर आपका सभी देखिए सभी जो ए है वो सी है, लेकिन जो सी ए नहीं हो सकता। लेकिन बोला है कुछ सी ए हैं, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्या बोला है कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। सी ए सभी नहीं है, सभी ए सी हैं, तो आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है कि कौन सा नंबर श्रृंखला में अगला होगा। लिखा है श्रृंखला आपका 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है, अगला क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 4, उसमें से चूज करना है। तो देखते हैं कि कैसे श्रृंखला बढ़ रही है, या हमारी श्रृंखला किसी भी नंबर से बढ़ सकती है, चाहे वो प्लस हो सकता है, या गुणा हो सकता है, या घटाना हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कुछ करके वो अपना आंसर लाना है। देखिए क्या है आपका 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि 6 आ जाए, 4 ऐड हो रहा है। इसमें बताइए कितना ऐड हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। इसमें बताइए कितना ऐड हो रहा है, +8 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, 10 प्लस। अब अगला देखिए, अगला आपको कितना ऐड करना है। देखिए ये जो कितना है, इसमें भी 2 2 ऐड हो रहा है, तो मतलब 2 2 इसमें करके जा रहा है, 2 2 2। इधर भी कितना आएगा, 2। तो जो जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 10 में 12, तो मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। तो बताइए 30 + 12 कितना हो जाएगा, 42। तो आपका देखिए ऑप्शन में कहीं 42 है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, 42 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें भी सीरीज है आपका जैसे हम लोगों ने पहला उसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन आपका 33 भी करना है। 33 क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है, फिर 56 है, फिर अगला नंबर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखते हैं कैसे करके जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। देखो मल्टीपल हो रहा है। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था, प्लस किया था। इसके बाद क्या करेंगे आप, मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल करते हैं। 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। फिर उसके बाद 28 दूना कितना है, 56। फिर 56 दूना कितना हो जाएगा, 56 दूना ढूंढते हैं, देखते हैं कितना आएगा। आपको सीधा सीधा गुणा कर देना है इसमें, 2 का कितना आएगा, 2 11 112, यानी कितना आ जाएगा आपका 112। आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है 112 है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 33 वाला बोल रहा है एक बहुभुज जिसमें कोण क्या है, माप कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। मतलब कोई ऐसा बहुभुज बनाया गया है जिसका कोण कितना है, 45 डिग्री है। मतलब हम लोग क्या बनाते हैं, बहुभुज बनाते हैं जिसमें कितने मतलब भुजा उसमें 8 हो, 2 3 4 5 6 7। अभी भी एक कम है तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं। गिनते हैं 8 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी एक कम है, फिर से बनाते हैं ऊपर थोड़ा, ऐसा 8। मतलब उसमें 8 भुजा रहना चाहिए। बोल रहा है कि उसका एंगल कितना रहेगा। मैं अब काफी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। इसका 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45। तो बोल रहा है कि कितने बार कोण, कितने संख्या होगी, तो कितने 8 हो गए। अगर मैं देखूं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने की बात करूं तो मतलब कि 360 होता है इसका पूरा एंगल। मतलब किसी भी बहुभुज का पूरा एंगल कितना होता है, 360। ठीक, इसमें बोल रहा है कि कितना कोण है, 45 का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 45 से भाग दे देंगे, है ना। 45 जब काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 8 बार। तो कितना भुजा आ जाएगा, 8। इसका पूरा परफेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये बेसिक तरीका जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये ट्रिक क्या है, आपको क्वेश्चन करने का होता है, जो कॉम्पिटिशन में लेकर बैठ के करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34। यदि कुत्ता बराबर 5, घोड़ा बराबर 5, तो हाथी बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढना था। इसमें देखना था कि जो आपका वर्ड है वो वर्ड में कितनी बार गिनती हुआ है। देखिए जैसे पूरा एकता हो जाता है, हो जाता है। ठीक, इस तरह से दिया हुआ। लेकिन आप जब घोड़े के इसमें 5 आएगा, यानी कि कितना पूरा मिला के आपको गिनना रहेगा। ठीक, यानी कि बिल्ली में क्या होता है, जैसे ऐसे हमने बिल्ली लिख दिया। ठीक, बिल्ली का जो ये वाला भाग है 1 बाद 2 हो गया, आधा ला मिलके और ये मिलके कितना हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, इसका जो आ की मात्रा इसमें भी जोड़ लिया, 5 हो गया। लेकिन घोड़े भी करेंगे तो 5 आएगा, मिल रहा है। ठीक, देख हाथी का गिनिए,
हाथी का कैसे गिनेंगे? हाथी का एक हो गया, हाँ एक, मिलके पांच, पांच अक्षर पूरा सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक 35 देखिए क्या है, कौन सा शब्द बाकी शब्दों से अलग है? हमको डिफरेंट चुनना है, क्या इसमें से कौन सा अलग है। ठीक, तो दिखा, तो ठीक है, देखिए जो हुआ भी एक पक्षी है, लेकिन गिलहरी क्या है? एक पक्षी नहीं है। क्या है? एक जीव है जो पेड़ पे और जमीन पे भी रहती है। हम उड़ते हैं, पेड़ पे बैठते हैं, जमीन पे भी आते हैं, लेकिन गिलहरी क्या है? वो एक पक्षी नहीं है। तो आपका गिलहरी क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। हमको अलग चुनना था, ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 30 नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि 36 बोल रहा है कि 2 बराबर 6, 3 बराबर कितना है? 12, ठीक, 4 बराबर कितना है? 20, 5 बराबर बताना है, क्या आएगा? अच्छा बताइए, जो 2 से 6 है किस किस हिसाब से बढ़ रहा होगा? आपको ये लॉजिक ढूंढना, अपना दिमाग लगाना है। ठीक, और 3 कैसे? तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है, 30 कहीं पे है, तो आपका आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। 36 तक हो गया है। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा 7 क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है और 3 घंटे में कितना चला? 18 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, 18 चल रहा है, यानी 3 घंटे में कितना जा रहा है? 18 किलोमीटर। बहुत ही बेसिक तरीके से लगाते हैं। अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति अगर 3 घंटे में 18 किलोमीटर तो बोलेगा 1 घंटा में कितना जाएगा? तो निकाल लेते हैं, 1 घंटा जो काटेंगे कितना बार में? 6 बार में, यानी 6 जा रहा है। 1 घंटा 6 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 6 किलोमीटर गया, तीसरे घंटे में 6 किलोमीटर जाएगा। मतलब मिला जुला कितना? 18 किलोमीटर चल रहा है। बोल रहा है बताइए 5 घंटे में वो कितना दूरी चलेगा? ठीक, तो 5 घंटे में चलने के लिए 3 घंटे से 1 घंटे का हमें पता है, बस 5 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 5 हो गया, इधर भी 5 का गुणा करें कितना आएगा? 30 किलोमीटर। कितना आ गया? 30 किलोमीटर। आपको इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक, सीधे सीधे आप क्या करेंगे? 30 किलोमीटर पे क्लिक करके बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 38 नंबर ए भी है सीरीज का आपका। देखिए बोला है कि 10 9 7 4 0। मैंने अभी बताया था कि सीरीज हो गया तो माइनस हो गया तो गुणा होता है भाग होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या प्लस हो रहा है? 10 में से 9 10 से 9 हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। देखिए कितने माइनस हो रहा है? 1। अगला देखिए कितना माइनस हो रहा है? 2, 3। ठीक, मतलब 3 कम है। उसके बाद अच्छा बताइए यहाँ से कितना कम करेगी 0 हो जाए? आप कितना हम लोग बढ़ाएं, फिर सीरीज आपके देख रहे हैं 4 हो गया, यहाँ पे -4, अगला क्या आएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, तो बोला इसके जो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा था यहाँ पे? बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन 5, सॉरी -5। ठीक, -5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन का आंसर सही हो गया, कितना? -5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30। बुक शब्द में कितने अक्षर उल्टे क्रम में समान रहेंगे? मतलब इस क्या करना है? जहां पे जैसे ये बुक लिखा हुआ है तो ए को बुक बी की जगह पर करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? अब ओ को ये वाला ही उठा के यहाँ पे रख दो, ये वाला यहाँ पे जाएगा बी। बोले कौन सा अक्षर समान है, कौन बदले नहीं है? कौन सा अक्षर है? ये वो कितने हैं? तो आपका ऑप्शन में कितना है? 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्षर जो है बदले नहीं है, वो बिल्कुल भी सही है। ठीक, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ट्री लिखा हुआ है बराबर 20 लिखा हुआ है। ठीक, कूट भाषा मतलब ट्री बराबर 20 लिखा है और बोल रहा है कि लीफ बराबर क्या होगा? ट्री और लीफ से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कोडिंग आपको करना है। ठीक, ऐसे आंसर लाना। ट्री ट्री, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ट्री में देखा जाए, हम सबके अक्षर को जोड़ने की बात करें, ट्री का होता है 20, आर का होता है 18, ई का होता है 5 + 5। अगर हम सबको जोड़े तो कितना हो जाएगा? 10 30, यानी 30 10 40 48, कितना हो जाएगा? 48। ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखा है कितना है? 20। अगर हम पहले अक्षर की बात करें, टी का मतलब 20। ठीक, हम लोग को एल का मतलब भी कितना होना था? 12। ऑप्शन में ढूंढते हैं, 12 है कहीं पे? नहीं है। ठीक, अच्छा पूरा जोड़ते हैं, 12 5 + 24। इसमें ये ऑप्शन तो 24 है, लेकिन आपका अगर आप पहले क्वेश्चन कि जैसे कूट भाषा में क्या होता है, जो पहला प्रश्न दिया जाता है उसी हिसाब से हम लोग दूसरा,
लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर ढूंढेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये आप एक थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा एरर आ गया है, इसको देख लेना। ठीक, इसका जनरल हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपका पूरी तरह से हो गया है, रीजनिंग का आप लोग मिला लीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार बच्चों। अभी हमारे अचल सर आपको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन करवा के गए हैं। अब मैं कंप्यूटर के लिए आया हूँ। तो ये जो है पेपर तो हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं। ये 593 कोड है, पेपर कोड है 593। अब इसमें कंप्यूटर का 41 क्वेश्चन नंबर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का MS एक्सेल। क्यों? इसी में वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर स्प्रेडशीट होती है। MS वर्ड जो है ये जो है पैराग्राफ वाला है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट स्लाइड पे काम करता है और जो है ये प्रेजेंटेशन में यूज होता है। और MS एक्सेस जो है ये बड़े डाटा को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सब MS ऑफिस के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। IP एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस का उपयोग जो है किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है? पहला कंप्यूटर आइडेंटिटी, तो ये वाला सही है। मेमोरी स्टोरेज में तो डाटा को स्टोर करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में तो लेने के लिए रहता है। नेटवर्क प्रिंटिंग, ये जो है डायरेक्ट नेटवर्क जो प्रिंट करते हैं उसके लिए। तो हमारा कौन सा 42 में ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। DNS का काम क्या है? DNS का काम है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। इसमें कहाँ पे है? ये है, बी वाला क्वेश्चन सही है। IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, ये भी रॉन्ग है। नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, नहीं, ये भी, इसे भी वायरस हटाना है तो एंटीवायरस काम है, ये भी गलत है। ये वाला सही है, 43 का बी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। फेयरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायरस हटाना, नहीं, ये एंटीवायरस का काम है। डाटा स्टोरेज, ये भी रॉन्ग है। इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ये भी रॉन्ग है। अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, जैसे हैकर हमारे पीसी को अगर हैक करते हैं या कुछ ब्लॉक करते हैं तो उसके लिए हम फेयरवेल का यूज करते हैं जो, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। अगला क्वेश्चन है 45। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर नहीं है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है। बी क्वेश्चन सही है, कमांड्स का सेट। कमांड का सेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है? असेंबली, नहीं, ये लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज, ये भी रॉन्ग है। मशीन लैंग्वेज 0 1 2 होती है, 0 और 1 होती है। बाइनरी, ये भी तो ये सबसे लो लेवल लैंग्वेज है। C++ सबसे हाई है इसमें। ऑप्शन 46 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 है ASCII का पूरा नाम। ये जो है फर्स्ट सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कौन सा है? पहला वाला ही सही है। कुछ टेक्निकली सॉरी एरर था, नहीं चल रहा था। इसमें 47 में ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। CPU के मुख्य भाग हैं अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसमें कहाँ है? ए वाला ही ऑप्शन सही है। इनपुट आउटपुट नहीं, ये IO अलग है, PC के अंदर के भाग नहीं है। रैम रोम, ये जो है मेन मेमोरी है, बट ये भी नहीं है। कंप्लायर इंटरप्रेटर, ये भी नहीं है। दोनों रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है। ALU और CU रजिस्टर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड। मॉनिटर आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है, स्पीकर भी आउटपुट देता है। इसमें कीबोर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के में मुख्य अंतर क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में मुख्य अंतर क्या है? टेंजिबल है, हार्डवेयर इंटेंजिबल, ये रॉन्ग है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सके, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम ना टच कर सके। तो इसमें कौन सा है? हार्डवेयर टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? 50 में बी वाला। दोनों टेंजिबल है? नहीं। दोनों इंटेंजिबल है? नहीं। इसमें 50 में बी वाला ऑप्शन सही है। सर आएंगे, ये आपको आगे पढ़ बताइए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप कंप्यूटर का क्वेश्चन देख रहे थे, अब मैं आपके सामने लेकर के जीएस क्वेश्चन उपस्थित हुआ हूँ। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। पहला सवाल आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, जिनके बच्चों के पास पेपर होगा, पेपर लेके बैठे होंगे। पहला सवाल कह रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कह रहे हैं उसका कौन सा गुण होता है। तो देखिए बेटा, उसका बहुत टाइप का क्वेश्चन है, उसका कौन सा गुण नहीं बदलता, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती है? सब बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। कारण प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक प्रिज्म के बाद जब प्रकाश पड़ता है, प्रिज्म से जब गुजरेगा तो सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन सा रंग होता है? आपको पता है कौन सा होता है? बैगनी वाला रंग होता है। कौन सा होता है? आप पढ़े होंगे बैजानी पिनारा करके, आपको पढ़ाया गया होगा, वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एकदम ध्यान से देखते रहिए। कह रहे हैं विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक। फलों को जल्दी पकाने के लिए मिश्रण में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए आपको पता है एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है। इसको बताने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रबल और दुर्बल जो भी चीज होगा, इसे प्रबल जो होगा तो अम्ल का जो पीएच मान होता है उस 7 से कम होता है, तो वहां पर प्रबल कौन है? प्रबल तो भैया अम्ल प्रबल है, इसलिए 7 से कम हम यहाँ पर टिक करेंगे, 7 से कम। लोहे के टिन के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? कर भैया टिन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जो जिंक है वो टिन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ये भी बहुत फेमस टाइप का सवाल है, ये भी आप लोग किए होंगे। कह रहे हैं कि NaOH और HCl, यानी कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। जब इसकी अभिक्रिया, यानी ये एक अम्ल और जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, और यह क्रिया कहलाती है आपकी उदासीनीकरण क्रिया। आपको समझ में आ रहा होगा। लार का मुख्य कार्य है बेटा स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करता है लार। कह रहे हैं कि मानव शरीर में निस्पंदन यानी एक्सक्रेशन या नियंत्रण इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन भैया, नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा माल विज्ञान का भाग नहीं है? भी नहीं है। स्वास्थ्य कोशिकाएं भैया, कोशिकाएं का भाग नहीं है। में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ये बहुत फेमस, आपके पूरी बॉडी को जो नियंत्रित करता है वो आप सेरिबेलम करता है। स्टोम आप जानते हैं पत्तियों
बने होते हैं, उसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है बताइए। विटामिन ए की कमी में हमारे आंख दिखाई नहीं देता है, रेटिना पर थोड़ा सा, रेटिना से रिलेटेड है, तो विटामिन ए आंख से रिलेटेड है, और आंख से रिलेटेड कौन सा है, रेटिना, यानी रेटिनाल की बात करते हैं। भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया, BR गवई साहब हैं, अभी नए बने पर में। कह रहे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पड़े होंगे। वर्तमान में तीनों सेनाओं का जो चीफ डिफेंस जो सीडीएस हैं वो है आपके जनरल अनिल चौहान साहब। कह रहे वर्तमान में वन्य जीवों से समृद्ध अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश विस्तार किस राज्य में है। देखिए अभी अरावली बचाओ हम लोग अभियान चला रहे थे, तो अरावली आप सुने भी होंगे कि अरावली तक ज़्यादा जो विस्तार है, अरावली का जो ज़्यादा क्षेत्र फैला हुआ है वो गुजरात साइड में फैला हुआ है। तो कह रहे अधिकांश विस्तार कहाँ है, तो आप कह रहे गुजरात राज्य में है। लेकिन भारत का रोड आप मैनहट्टन कहा जाता है, तो कहा जाता है बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स BKC। आर्य समाज की स्थापना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आर्य की समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपको पता है आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। ये भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहना भारतीय राष्ट्रीय गान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आप जानते हैं 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, वो WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने किया था। तो ये आपका आंसर सही है, WC बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपका WC बनर्जी साहब। कह रहे तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्या देखिए, पहले लंबाई है बाद में चौड़ाई है, तो 3:2 आपका आंसर करेक्ट है। लंबाई 3 होनी चाहिए, चौड़ाई 2 होनी चाहिए। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, ये भी बहुत फेमस टाइप का सवाल है, आप पढ़े होंगे, मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज है। और चाणक्य साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चाणक्य ने क्या लिखी थी बताइए, अर्थशास्त्र लिखा था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है बताइए, K2 है। वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट है। भारत में K2 और K2 भी नहीं रहता तब कंचनजंगा की बात करते, अक्षय और की बात करते। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, केरल। ये भी फेमस टाइप का क्वेश्चन है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करिए, वन रोपण करिए, तो वन रोपण करेक्ट आंसर है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। फूलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहता है, देखिए फूलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उद्यानिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों की खेती नहीं कहा जाता, कृषि भी नहीं कहता, उद्यानिकी कहा जाता है। भूकंप की जो तीव्रता नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम है भैया सिस्मोग्राफ। वायुमंडल किस परत में छिपा जाता है, तो भैया समताप मंडल में। यहाँ 2 आंसर सही हैं, तो BC आप जो भी टिक किए होंगे वो सही है। एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में कितनी स्थानांतरित होती है, ये भी आप पढ़े होंगे। 10% का नियम, 10% का नियम आप पढ़े होंगे, लिंडेमान का नियम है 10% का नियम। चिपको आंदोलन आप पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा साहब ज़्यादा एक्टिव थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इनमें से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है, तो गेहूं तो भाई ठंडी की फसल है यानी रबी की फसल है। धान जो है वो बरसात के टाइम में हो जाता है, खरीफ की फसल है। तो खरबूजा जो आपका जायद की फसल है, तो आपका करेक्ट आंसर खरबूजा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट कह रहे हैं कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य के वो लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 14 तो सामान्य न्याय संहिता की बात करते हैं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता वाली बात करते हैं, अनुच्छेद 15 शायद कुछ है लेकिन माइंड में नहीं चल रहा है, लेकिन अनुच्छेद 352 जो है यही है भैया आपातकाल से रिलेटेड चीजें, यही सब करेक्ट है। भारत के प्रथम निर्वाचित एवं सर्वसम्मति निर्विरोध जो चुने गए राष्ट्रपति पहले जो थे, आप सबको पता है नीलम संजीवा रेड्डी साहब, ये पहले जो ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए थे। कुछ क्वेश्चन और हैं, कह रहे भारत की संसद के नए भवन के जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है बताइए, इसका आंसर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल हैं या प्रहलाद जोशी हैं, कह रहे हैं या भर्तृहरि महताब हैं, या इनमें से कौन है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट है अर्जुन रामपाल साहब, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी। भारत की जो नए संसद भवन के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर आप लोग अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी और भर्तृहरि, ऑप्शन ये शायद हाँ ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, भर्तृहरि महताब साहब ये हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आप जानते हैं दो महात्मा गांधी जन्मदिन पर हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1857 का विद्रोह किस कारण से हुआ था भाई? बहुत सारे कारण थे, आर्थिक शोषण, धार्मिक कारण भी है, असैन्य सैनिक असंतोष है, उपयुक्त सभी सही है लगभग, उपयुक्त करेक्ट आंसर आपका है हुआ है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भैया 1885 में। कब हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए? 1942 को। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 को हुआ था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 1942 को। बाकी लगभग 90 क्वेश्चन हम लोगों ने करा लिया है। क्रिप्स मिशन भी उसी समय आया था 1942 के टाइम में ही। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आपका करेक्ट आंसर है, आप मिला लीजिए। बाकी 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हमारे सर अभी लेकर आएंगे, इंग्लिश वाले सर, हमारे रामचल सर अभी आपको एनालिसिस कराएंगे। तो बाकी हमारे इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे रामचल सर आएँ और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं जो 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं उसके राइट आंसर क्या होंगे, किस प्रकार आप करेंगे उसको, क्या आपकी रणनीति रहेगी उसको देखेंगे हम लोग। ठीक, तो अभी जो हमारे सर थे प्रमोद सर, वो जीके जीएस का 40 क्वेश्चन के एनालाइज बहुत अच्छे से करा के गए हैं, आप लोग उसे मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं उसके क्या सही होंगे। ठीक, एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, शायद जूम इतना ही है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है पहला क्वेश्चन इंग्लिश का, यानी कि 91 क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बोला है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। आप बताइए ब्रेव मतलब क्या होता है? पहले ब्रेव आपको पता है इसका मतलब होता है बहादुर। ठीक, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, उसी के जैसा जो मिले। ठीक, तो ऑप्शन ढूंढिए। तो कावर्ड, कावर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक, है ना। और फियरफुल, जो फियर से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ, तो उदय हो गया डर, मतलब डर में है ना। करेजियस, करेजियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है क्या? साहसी, बहादुर। वीक मतलब होता है कमजोर। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये एक जैसे हैं, ये इसका सिनोनिम्स नहीं है, ये इसका क्या है? एंटोनिम्स है। और ये तीनों क्या है? आपस में सिनोनिम्स है। इसका ऑप्शन क्या होना सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और करेजियस का मतलब ये होता है बहादुर। बहुत से बच्चों ने इसको सही किया होगा। ठीक, बहुत पहले से पढ़ाया जाता है सब। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 92 प्रीपोजिशन का आपका भरना। इसको बोला है कि ही डॉग्स, कैफ वहाँ पे क्या भराएगा आपको बताते हैं। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या होता है? डरना। क्या होता है? अफ्रेड मतलब होता है डरना। इसके साथ कौन कौन लगता है? टू लगता है ना। और क्या लगता है? ऑफ लगता है। ठीक, और क्या लगता है? शायद ये दोनों लगते हैं, दो। देखिए टू कहीं पे है? नहीं। फ्रॉम नहीं लगता, विथ नहीं लगेगा, बाय मतलब नहीं लगेगा। आपका एक ऑप्शन क्या है? बी। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से क्या करता है? उसे डर लगता है उसको कुत्तों से। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट टेंस। 93, चूज द करेक्ट टेंस लिखा है आपका, इसको थोड़ा सा अच्छे समझाते हैं। सी डैश हर होमवर्क, ठीक, यस्टरडे। जो यस्टरडे लिखा है पूरा, इसी से पूरा सेंटेंस आपका समझ में आ जाएगा। यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। अच्छा, मैंने बोला कि मैंने अपना होमवर्क कल किया था। ठीक, तो मतलब काम बीत चुका है, मतलब काम हो चुका है। अगर कोई चीज़ काम हो चुका है तो वहाँ पे कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट। पास्ट मतलब भूतकाल। ठीक, पास्ट से आपको बताना है। तो आपको इसमें से ऐसा 4 ऑप्शन में से ऐसा चूज करना है जो पास्ट टेंस में आपको इंक्लूड रहे। ठीक, तो पास्ट टेंस में क्या बताइए? डज लगता है कभी? ये ऑप्शन गलत हो गया, नहीं लगेगा। डज नहीं लगता। डज किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस में लगता है। इज डूइंग
प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है इज डूइंग, तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, आर और एम के साथ क्या लगता है, एनजी फॉर्म लगता है। ठीक, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में क्या लगता है, ई या ईएस लगता है। ठीक है, ये दोनों हो गए डिड। अब बताइए डू, अच्छा कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस है या नहीं है ना। अगर जहाँ पे कहीं भी आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी रहे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या हैड लिखा हुआ है, या वाज वर लिखा हुआ है ना, वाज वर लिखा है, ऐसे बहुत सारे जो टेंस में होते हैं, मतलब पास्ट टेंस में वो लिखा है, तो सब क्या होते हैं, पास्ट टेंस के होते हैं। तो V2 फॉर्म में देखना है, कौन सा फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो डू मतलब क्या होता है, करना, क्या होता है, करना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। मुझे क्या पता, मैं पढ़ा रहा भाई कैमरे में देख के, अगर नहीं चलता तो हम क्या कर लेते बताइए। आप सब लोग वहीं पे चले गए, कोई है ही नहीं यहाँ पे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था। ठीक, तो तक हुआ था अभी, तो देखते हैं जहाँ तक हम लोग कर रहे थे। तो डू फिर से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, कौन सा क्वेश्चन, यही, चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, लिखा है सी डैज हर होमवर्क एस्टरडे। तो एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई काम अगर बीत जाता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस। तो आपको बता दें पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जहाँ कहीं पे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख गया। ठीक, जैसे गो का वेंट होता है, आपको पता है। ठीक है, डू का क्या होता है, डिड होता है ना। तो जैसे वाज वर आ गया, वाज वर आ गया, ये सब क्या है, पास्ट टेंस की पहचान है। तो पास्ट टेंस पहचानने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, सेकंड फॉर्म ढूंढना है। तो डू डज होगा नहीं, इज डूइंग होगा नहीं, हैज़ डन नहीं, ये है, ये तो है आपका, ये है लेकिन ये प्रेजेंट का है। अगर हैड रहता, हैड डन, तब तो ये पास्ट का रहता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ लिखा है, तो मतलब प्रेजेंट का है, हमें प्रेजेंट लेना ही नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, डिड, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिड, यानी क्या हो जाएगा, सी डिड हर होमवर्क यस्टरडे, उसने अपना होमवर्क कल किया था। ठीक, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 94 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। तो हमें इसका एंटोनिम उल्टा बताना है, उल्टा क्या होगा। ठीक, तो देखिए ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब होता है सच्चा इंसान। ठीक, लॉयल मतलब जो बहुत ही क्या हो, ईमानदार के साथ साथ, मतलब लॉयल मतलब होता है जो किसी को धोखा ना दे। ठीक है, चीट ना करे अपने मालिक के साथ, उसके साथ लॉयल्टी के साथ बना रहे, हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस लगा देंगे, तो आपका उल्टा हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिस ऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार ना हो। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काइंड, इसका मतलब ये हो जाएगा वही, देखो ट्रूथफुल, लॉयल और काइंड ये तीनों सेम है, तीनों सिनोनिम्स है, लेकिन हॉनेस्ट के, ठीक है ना, ये ट्रूथफुल जो ऑनेस्ट होता है उसका, सॉरी ऑनेस्ट का ये तीनों ये है सिनोनिम्स में, ऑनेस्ट, काइंड, काइंडफुल, लॉयल, ट्रूथफुल, ये सब आपस में क्या सिनोनिम्स, लेकिन हमें इसका उल्टा बताना था, डिसऑनेस्ट हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, तो 94 का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, ऑप्शन सी। ठीक, अब देखिए 95, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, ईमानदारी एक क्या है, अच्छी नीति है। इसका हिंदी हो गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। देखिए ऑनेस्टी किसी के क्या बता रहा है, गुड बता रहा है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ या किसी भी जगह का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो ऑनेस्टी क्या है, एक ईमानदारी है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये नहीं हो सकता नाउन। इज, ये तो हेल्प वर्ब है। द बेस्ट, ये तो हो नहीं सकता। बचा क्या आपका, पॉलिसी, तो पॉलिसी आपका क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, है ना, नीति का एक नाउन है। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा 95 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 96, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, है ना। 96 का आपको पैसिव वॉइस बताना है। ठीक, तो पैसिव वॉइस आपको बहुत ही, अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करना है, पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, तो आपको एक बेसिक तरीका बताते हैं। कहीं भी अगर आपको दिख गया V3 प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ये दिख गया तो आपको बता देंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस बना है। अब बी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। बी मतलब होता है, बी एक फॉर्म होती है जिसमें ढेर सारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, है ना, वाज हो गया और वर हो गया। ये सब क्या इसके फॉर्म है। तो इसके साथ कहीं भी अगर आपको थर्ड फॉर्म दिख जाएगा तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। ढूंढते हैं हम लोग, तो लिखा है सी राइट्स अ लेटर, है ना। ऐसा आपको बता दें, जो स्कूलों में पढ़ाया जाते हैं बच्चों को, तो पढ़ाया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। सही बात है, लिखेंगे अ लेटर, है ना, मतलब पत्र, वो पत्र लिखती है ना। अब हमको करवाना है पैसे, मतलब होता है इनडायरेक्टली काम करवाना है, मतलब पत्र को उसके द्वारा हमें लिखवाना है, तो अ लेटर, है ना। अब देखना है हमें वी फॉर्म, देखो राइट्स में आपका जाएंगे तो उसमें इज आर ए में बदल जाता है, तो अ लेटर एक वचन है, क्या हो जाएगा, इज। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो हैज पूरा गलत हो गया, ऑप्शन सी पूरा गलत हो गया, हैज नहीं लगेगा। ठीक, लेटर वाज क्या पास्ट आएगा, नहीं, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इज और इज, तो दो ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक, अब देखना है कि हमें थर्ड फॉर्म ढूंढना है, थर्ड फॉर्म रहना चाहिए, फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो राइटिंग क्या होता है, ये फोर फॉर्म हो जाता है इसका, है ना। फोर फॉर्म मतलब होता है, जैसे समझिए पहले होता है नॉर्मल, फिर होता है उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर वी फोर फॉर्म होता है, फिर वी फाइव आता है। तो हमें ये नहीं लेना, आईएनजी फॉर्म नहीं लेना है, आईएनजी फॉर्म गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 97 में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल आपको बनाना है। ठीक है, ही बाट, अब देखो बाय मतलब होता है खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म लिख दिया है, पार्ट मतलब खरीदा, मतलब पास्ट टेंस है, अब ये भी आपको बताएं। ठीक, बाट उसने खरीदा अम्ब्रेला। अब देखो यू है, यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, आपको पता है, सबको पता है वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको इसमें वॉइस भी नहीं निकालना है कि वॉइस निकाल के देखें कि यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट एन लगा देना है। कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन। तो ही बाट एन अम्ब्रेला, सबको पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग लिखना है। ब्यूटीफुल है, पहले आपको अगर ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आता है तो आप डायरेक्ट पहले लिखिए उसे, लिखिए क्या होता है, BEAUTIFUL। अब मैच कराइए। ठीक, BAUTIFULL, गलत हो गया, डबल एल नहीं रहेगा। ठीक, BEA, अब देखिए BEA के बाद यू है ही नहीं, इसमें गलत हो गया। ठीक, BAUTIFUL, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। BA इसमें ए है ही नहीं, पूरा गलत आ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। स्पेलिंग का एरर था ये, आपको बता दिए हैं। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग सबको पता है, अगर जिसको नहीं पता देख लें यहाँ पे और मिला ले, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट बताना है। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, तब जाके इसका करेक्शन सही होता है। मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट बना रहता है, क्लास 9 से ही पढ़ाया जाता है, क्लास 9 से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है और क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। ठीक, अगर आप 9 से पढ़े होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पे टोल बदलेगा नहीं। ठीक, ऑब्जेक्ट रहता है तो हम लोग सेट को क्या बनाते हैं, टोल में बदल देते हैं। तो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही सेड, है ना, ये हो गया। आपको पता है, सबको पता है कि काम आता है, क्या लगता है, दैट लगता है, दैट लग गया। यहाँ तक सबको देखिए, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड। देखिए सेज नहीं रहेगा, सेज अगर सेज रहता सेज रहेगा, ऑप्शन डी एलिमिनेशन हो गया, मतलब खत्म हो गया, ये इसका काम खत्म हो गया। अब 3 ऑप्शन बचा, उसको मिलाइए। क्या सबको पता है, दैट लग गया, दैट लग गया। अच्छा, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। थोड़ा सा यहाँ पे पर्सन देख लीजिए कैसे बदलते हैं, 3 पर्सन होते हैं मेन, उसको देख लिए। यस ओ एन, उसको यस ओ एन से चेंज करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन आता है सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन आता है ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन आता है नो से। थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करते हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन कौन है, ओनली यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या दे भी आ जाए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन है। ठीक, तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है ना, ही का हम लोग क्या करते हैं, उसका सब्जेक्टिव लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव ही हो जाएगा। ठीक, या ऐसा बोले अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिख गया कहीं पे भी तो इसका जो सब्जेक्ट है ना उसी को बना देते हैं, जैसे ही है तो ही आ गया। ठीक, अगर यहाँ पे दे रहता दे लिख देते हैं, सी रहता सी लिख देते हैं। ठीक, तो ही तो यहाँ पे ही हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ही हो गया। अच्छा, इसमें देखिए आई है, बी ऑप्शन गलत हो गया, आई रहेगा ही नहीं, चेंज होगा भाई, पर्सन तो चेंज करना ही है। ठीक, अब देखिए ही वाज। अच्छा बताइए इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे सेड है। आपको पता है कि अगर ये उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग